हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल कालीन स्थापत्य कला के बारे में। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मुग़ल से संबंधित सारी चीज़ें देख ली थी। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं मुग़ल स्थापत्य कला। इसके पहले मैंने आपको राजस्व व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था पीछे वाले वीडियो में बता दिया है, तो वो आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और हम लोग को पढ़ना है बाबर से अकबर तक, यानी बाबर से लेकर के अकबर तक जितने भी इमारतें बनी हैं उन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हम नीचे देखिए एक लाइन लिखी हुई है, मुग़ल स्थापत्य केवल ईंट और पत्थर नहीं बल्कि भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई शैलियों का एक जीवंत समन्वय है, सिंथेसिस है। कहने का मतलब मुग़ल काल में जो बिल्डिंग्स बनेंगी, जो इमारतें बनेंगी, उसमें तीन प्रकार की संस्कृतियाँ या तीन प्रकार की शैलियाँ होंगी। एक तो भारतीय संस्कृति यानी भारतीय शैली होगी, दूसरी ईरानी शैली और तीसरी मध्य एशियाई शैली। इन तीनों के मिश्रण से इमारत बनेगी। तो सबसे पहले हम शैली की बात करते हैं, शिल्प की बात करते हैं। तो इसको इंडो पर्शियन वास्तुकला कहते हैं। मुग़लों ने जो कला यहाँ पे अपनाई इमारतों को बनाने में, इसको इंडो पर्शियन कहते हैं। इंडो मतलब हिंदुस्तानी और पर्शियन का मतलब ईरानी। अब एक इतिहासकार हैं स्मिथ, विंसेंट स्मिथ, ये कहते हैं कि ये इंडो पर्शियन शैली है। जो मुग़ल शैली है इमारत बनाने की, उसको पर्शियन शैली कौन कहता है? स्मिथ कहते हैं। एक और इतिहासकार हैं परसी ब्राउन, ये कहते हैं ये भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल, भारतीय वास्तुकला का क्या है? ग्रीष्मकाल है, समर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। यानी भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल किसको कहा है? मुग़ल वास्तुकला को। किसने कहा है? परसी ब्राउन ने कहा है। ये सब आपको याद रखना है। इजारा कौन होते थे? ये कुशल मजदूर होते थे। मेमार मुख्य वास्तुकार और रोजिंदर कौन होते थे? दैनिक वेतन मजदूरी। इनका अर्थ भी एक तरफ दिया है। तो मेमार कौन होते थे? फिर से एक बार बता देता हूँ, ये मुख्य वास्तुकार जो होता था उसको मेमार कहते थे। कुशल मजदूर जो होता था उसको इजारा कहते थे। और जो रोजिंदर होता था वो दैनिक वेतन मजदूर या डेली मजदूरी करने वाला व्यक्ति होता था। अब मुग़ल कालीन स्थापत्य कला की विशेषता की बात करें, देखिए चाहे स्थापत्य कला कहिए चाहे वास्तुकला, दोनों एक ही है। इसमें सबसे पहला है विशाल गुंबदों का प्रयोग। मुग़ल काल में जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई गई उसमें आप देखेंगे गुंबद बड़े बड़े दिखाई देंगे, आपको दोहरे गुंबद भी दिखाई देंगे। और पित्रादूरा का प्रयोग किया गया, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल मैं संक्षेप में यहाँ बता रहा हूँ। पित्रादूरा क्या होता था कि मान लीजिए कोई पत्थर है, कोई इमारत है, दीवार बनी है पत्थर की, संगमरमर की, उस पर हीरे जवाहरात मोती मनके इनसे डिज़ाइन बनाना है, यानी गढ़ना। हीरे मोती जवाहरात को उस पत्थर पर गढ़ना, जैसे आप रंग से पेज पे बनाते हैं कोई डिज़ाइन, कलर से या पेन से बनाते हैं कोई डिज़ाइन। तो पित्रादूरा का मतलब होता है जड़ाऊ काम, यानी कि पत्थरों पर जड़ाऊ काम। अब वो पत्थर पर किससे जड़ा जाता था? हीरे मोती जवाहरात से। रंग से डिज़ाइन नहीं बनाई जाती थी। ये जो आपको फूल पत्तियाँ दिख रही है ये सब हीरे मोती हैं। आगे इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो पहला है विशाल गुंबदों का प्रयोग, दूसरा पित्रादूरा शैली का प्रयोग, और चार बाग पद्धति। आप देखेंगे कि जो मुग़ल इमारतें बनती हैं तो वो चार बाग शैली में बनती हैं, यानी बीच में इमारत होगी, उसके चारों तरफ बाग होगा, घास होगा, हरी हरी पत्तियाँ होंगी, पानी बहता हुआ होगा। ये देखिए बहता हुआ पानी। ऐसे ही आप ताजमहल भी देखेंगे तो उसके आगे भी पानी बह रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर की, कि भाई बाबर के समय में कौन कौन सी इमारतें बनी। बाबर ने इमारतों से अधिक ध्यान बागों पर दिया, यानी ये अधिक ध्यान किस पे देता? बाग लगाने पे, गार्डन। उसने कुस्तुनतनिया से सीनान के शिष्यों को बुलाया। कुस्तुनतनिया में एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं सीनान, वहाँ से इसने अपने शिष्यों को बुलाया और
उसने भारत की बेतरतीब प्रकृति में ज्यामितीय अनुशासन का समावेश किया। मैं इसको सरल शब्दों में समझा देता हूँ कि ये मध्य एशिया से यानी कुस्तुनतुनिया से और ईरान वगैरह से मिस्त्री या जो भी कलाकार होते हैं, जो वास्तुकार होते हैं, उन सबको बुलाता है और यहाँ पे भारत में ज्यामितीय आकार के बाग बनवाता है। ज्यामितीय आकार का बाग यहाँ पे आप देखिए ये है, इसको कहते हैं नूर अफ़गान। ये आगरा में स्थित है। ज्यामितीय का आकार का मतलब एक कोण का ध्यान रखते हुए, ऐसा नहीं बेढंगा बनवा दिया, किसी भी आकार प्रकार का ऐसे बनवा दिया, ऐसा बाग इसने नहीं बनवाया। इसने बनवाया कैसा, ज्यामितीय आकार का, एक निश्चित अनुपात होता था ऐसे चौकोर में। यहाँ देखिए इसे कहते हैं नूर अफ़गान या हस्त बिहस्त बाग या इसी को आराम बाग कहते हैं। तो ज्यामितीय विधि से बना है। और याद रखिए जब बाबर मरा था 26 दिसंबर 1530 को, तो बाबर को सर्वप्रथम यहीं दफनाया गया था, आगरा के आराम बाग में, यानी नूर अफ़गान या हस्त बिहस्त बाग में बाबर को दफनाया गया था। बाद में उसकी एक बीबी थी यूसुफ करके, यूसुफ पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, बीबी यूसुफ जाई करके थी, बीबी यूसुफ जाई। तो वो जो है इसके कब्र को खुदवा कर इसकी लाश निकाल कर और इसको काबुल में दफनाती है। यानी कि शुरुआत में बाबर को आगरा में दफनाया गया नूर अफ़गान बाग में, बाद में उसकी पत्नी बीबी यूसुफ जाई ने उसको काबुल में दफनाया। तो ये जो बाग है ये बाबर ने बनवाया। ऐसे ही बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, पानीपत में, हरियाणा में है। हरियाणा के पानीपत में कौन सी मस्जिद है, काबुली बाग मस्जिद, ये बाबर ने बनवाया था। संभल में एक जामा मस्जिद भी बाबर ने बनवाया था। और भी अगर बात करें तो अयोध्या का जो राम मंदिर आज जहाँ बना है, पहले वहाँ सबसे पहले तो वहाँ एक मंदिर हुआ करता था। फिर कहा जाता है कि उस मंदिर को तोड़कर बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने वहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर का एक सेनापति कौन था, मीर बाकी, ये बाबर का सेनापति था और इसने अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर वहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर बाद में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार वहाँ राम मंदिर बन गया है। तो इतना ही इसके बारे में है। अब थोड़ा सा हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ लेते हैं। बाबर के बाद कौन शासक बनता है, हुमायूं। अब एक मिनट क्रम से पढ़ते चलते हैं। थोड़ा सा शेरशाह, देखिए हुमायूं बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं बनवाता है, इसलिए हुमायूं के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। बाबर से हम लोग सीधे आते हैं शेरशाह के बारे में। शेरशाह के बारे में इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा जब मुग़ल मैंने पढ़ाया तो बाबर स्थापना करता है मुग़ल वंश की, उसके बाद हुमायूं आता है, फिर हुमायूं को हटा करके शेरशाह आ जाता है। तो हुमायूं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता है, कोई बिल्डिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं बनवाता है, थोड़ा बहुत बनवाता है। लेकिन शेरशाह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा। अब ये जो है ये शेरशाह का मकबरा है। क्या है, शेरशाह का मकबरा। और कनिंघम एक इतिहासकार हैं, कहते हैं जो शेरशाह का मकबरा है ये ताजमहल से भी ज़्यादा सुंदर है, ये कनिंघम ने कहा। पुराना किला के अंदर किला कोहना मस्जिद बनवाई। पुराना किला दिल्ली में, आगे हम लोग बात करेंगे। जहाँ पनाह नगर था, दिल्ली में कौन सा नगर था, जहाँ पनाह, जिसको हुमायूं ने बसाया था, उसी नगर में, उसी को थोड़ा सा ध्वस्त करके और पुराना किला के अंदर किला कोहना नामक मस्जिद किसने बनवाई, शेरशाह सूरी ने। सासाराम के झील में, यानी सासाराम जो बिहार में है, वहाँ झील के बीच शेरशाह का मकबरा बना है। और दिल्ली में एक नगर इसने बसाया था शेरगढ़, और वहाँ पे लाल दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है, अब थोड़ा सा हुमायूं के मकबरे की बात करते हैं। ये देखिए हुमायूं का मकबरा है और ये पहला मकबरा है जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है, दोहरे गुंबद का। ठीक है, अब दोहरा गुंबद कैसे होता है, मतलब एक गुंबद ऐसे है, ठीक है,
और इसके ऊपर से एक गुंबद और है इसे। तो इससे क्या होता था, थोड़ी इमारत बड़ी लगती थी, भव्य लगती थी, मजबूती भी प्रदान होता था इससे। तो ये भारत में प्रथम प्रयोग दोहरे गुंबद का हुमायूं के मकबरे में हुआ है। और चार बाग पद्धति का पहली बार प्रयोग भी हुमायूं के मकबरे में हुआ है। ये देखिए चार बाग पद्धति, मैंने आपको बताया था, बीच में इमारत होती है और चारों तरफ गार्डन होता है। अब ये जो हुमायूं का मकबरा है, इसका निर्माता कौन है, हाजी बेगम, इन्हीं को बेगा बेगम कहते हैं। ये हुमायूं की पत्नी थी, हुमायूं की पत्नी थी हाजी बेगम, या इन्हीं को बेगा बेगम कहते हैं। इन्होंने इसको बना के क्या कहा कि महबूब के लिए महबूबा की पेशकश है। ये जो हुमायूं है का मकबरा है, क्या है, महबूब के लिए महबूबा की पेशकश, यानी महबूबा हाजी बेगम हो गई और हाजी बेगम के महबूब जो हैं हुमायूं हैं। तो महबूब के लिए महबूबा की पेशकश, जैसे शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया, वैसे यहाँ हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के लिए उनका मकबरा बनवाया। मिर्ज़ा ग्यास बेग, मिर्ज़ा ग्यास, ये इसका वास्तुकार था, यानी हुमायूं के मकबरे को इसी ने बनाया था। उपनाम मुग़ल घराने का शयनगार इसको कहा जाता है। यहाँ दारा शिकोह और जहांदार शाह जैसे कई रॉयल दफन हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ हुमायूं ही दफन है। ये जो हुमायूं का मकबरा है, सबसे पहले तो इसका एक नाम है, मुग़ल घराने का शयनगार इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे हुमायूं के अलावा जहांदार शाह भी दफन है, दारा शिकोह भी यहीं दफनाया गया है। तो ये सब याद रखिएगा। तो हुमायूं के काल में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब बात करते हैं अकबर के समय में। अकबर के समय में पाषाण में विचारों का प्रतिबिंब, सम्राट स्वयं सुंदर भवनों की योजना बनाकर अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचारों को पाषाण एवं मिट्टी के आवरण से सुसज्जित करता है। ये कहा है अबुल फजल ने अकबर के बारे में। ध्यान दीजिएगा, अबुल फजल कहता है अकबर के बारे में कि सम्राट स्वयं भवनों की योजना बनाता है और उसको बनाकर अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचारों को पाषाण एवं मिट्टी के आवरण से सुसज्जित करता है। ये अबुल फजल ने कहा है। अब 1583 में अकबर के समय शाही इमारत समिति का गठन किया गया, यानी एक विभाग खोला गया। शाही इमारत समिति बनाई गई, जिसमें 8 सदस्य थे। और इसके समय में जो भी बिल्डिंग्स बने उसमें गुंबद का प्रयोग किया गया है और लाल पत्थर का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है। आप देखेंगे शाहजहाँ के समय इमारतें बनती हैं तो वहाँ पे संगमरमर का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे अकबर के समय में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया गया है, लाल बलुआ पत्थर का, लाल पत्थर। ये देखिए, ये पूरा का पूरा लाल पत्थर से बना है। ये आगरा का किला है और अकबर ने बनवाया था। यमुना के किनारे 1.5 मील का घेरा है। ये यमुना के किनारे 1.5 मील तक ये घेरा हुआ है, पूरा किला है एक प्रकार से। और इसके अंदर आपको कई महल मिलेंगे, जैसे जहांगीर महल यहीं पे मिलेगा आपको, अकबरी महल मिलेगा। और इसके 2 दरवाजे हैं, एक दिल्ली दरवाज़ा, एक अमर सिंह दरवाज़ा। जो आगरा का किला है इसके कितने दरवाजे हैं, 2 दरवाज़ा। एक दरवाजे का नाम है दिल्ली दरवाज़ा और दूसरे का नाम है अमर सिंह दरवाज़ा। और इसके अंदर कौन कौन से महल हैं, जहांगीर महल है और अकबरी महल है। अब जो जहांगीर महल है, कहा जाता है कि ये ग्वालियर के मानसिंह महल से प्रेरित है, यानी ग्वालियर में जो मानसिंह का महल बना है उसी के जैसा यहाँ पे जहांगीरी महल बनवाया गया है। और भी किले अकबर ने बनवाए थे, जैसे 1570 के आसपास अजमेर का किला बनवाया, अटक का किला बनवाया 1581 के आसपास, और इलाहाबाद का किला भी 1583 के आसपास बनवाया था अकबर ने। तो ये सब अकबर के समय में बनाए गए किले थे। ठीक है, सबसे पहले आगरा का किला, फिर अजमेर का किला, अटक का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर में भी एक किला बनवाता है। फिर एक इमारत तो ये आगरा की किला हो गई और छोटे छोटे मैंने किले बता दिए। अब फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं।
इसका निर्माण भी अकबर ने करवाया था 1569 से 84 के मध्य। और ये किसने बनाया था, वास्तुकार कौन था, बहाउद्दीन। और इसमें 11 वर्ष लगे। टोटल 9 दरवाजे हैं, यानी कि फतेहपुर सीकरी में जाएंगे तो 9 दरवाजे हैं। मुख्य दरवाज़ा जो है वो आगरा दरवाज़ा बोला जाता है। फतेहपुर सीकरी का जो मुख्य दरवाज़ा है उसको आगरा दरवाज़ा बोलते हैं। शैली कैसी है, चापाकार यानी इस्लामी धड़िक विधि है। और विंसेंट स्मिथ इसको कहते हैं पत्थर में ढाला गया रोमांस। फतेहपुर सीकरी जो नगर है जिसको अकबर ने बसाया था, इसको विंसेंट स्मिथ क्या कहते हैं, पत्थर में ढाला गया रोमांस है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी। जैसे इसी के अंदर ये जो फतेहपुर सीकरी नगर बसाया था, इसी के अंदर दीवाने खास बनवाया गया था। मध्य में एक विशाल स्तंभ पर वृत्ताकार मंच, ये देखिए 36 गुथे हुए तोड़ों पर टिका हुआ है। ये देखिए गुथे हुए तोड़ हैं 36 हैं और इसी पर टिका हुआ है। यह स्तंभ हिंदू कला का प्रतीक है। अब ये जो दीवाने खास है, यहाँ पर अकबर अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने वरिष्ठ लोगों के साथ गुप्त चर्चाएं करता था, यानी खास लोगों के साथ गुप्त चर्चाएं करता था। और एक होता था दीवाने आम। दीवाने आम आम लोगों के लिए होता था, साधारण जनता जाती थी और अपनी फरियाद सुनाती थी। अकबर उनकी फरियाद सुनता था, उनको न्याय देता था। तो ये था दीवाने आम और दीवाने खास। ये सब कहाँ स्थित हैं, ये सब स्थित हैं फतेहपुर सीकरी में। और भी फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे महल स्थित हैं, जैसे पंचमहल, ये भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये देखिए ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल। पिरामिड के आकार में है, बौद्ध शैली में बना है और 5 मंजिला इमारत है। नीचे 48 स्तंभ हैं, ऊपर 4 स्तंभ हैं। ये देखिए अगर ऊपर देखेंगे 5वीं मंजिल पे तो 4 ही स्तंभ हैं और नीचे गिनेंगे तो 48 स्तंभ हैं। ठीक है। फिर जोधाबाई का महल। जोधाबाई आपको पता है अकबर की पत्नी थी। ये सीकरी, फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल जो है वो जोधाबाई का महल है। फतेहपुर सीकरी में जितने भी महल बने हैं उसमें से सबसे बड़ा महल किसका बना है, जोधाबाई का महल है। और ये पूरा हिंदू के मंदिर जैसा बना है। अगर आप देखेंगे इसको, ये देखिए गुजरात के कारीगरों के द्वारा गुजराती शैली में इसका निर्माण किया गया है। और दक्षिण के मंदिरों की वास्तु कला का इस पर प्रभाव, यानी दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं ठीक वैसे ही ये बनाया गया है। तो जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में स्थित सबसे बड़ा महल है। इसके अलावा बीरबल का एक महल है, ये भी फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। इसके अलावा और भी कई महल हैं, जैसे तुर्की सुल्ताना का महल, ये 1 मंजिला महल है। पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्ताना का महल जो है उसको कहा है मुग़ल स्थापत्य कला का रत्न। पर्सी ब्राउन ने क्या कहा है, मुग़ल स्थापत्य कला का रत्न, जिसमें ये सारी डिज़ाइनें बनी हुई हैं। इसके अलावा मरियम उज़ ज़मानी, आपको पता ही होगा, वो ये भी अकबर की पत्नी थी। तो इनका महल भी यहीं पे बना है। और ये मरियम उज़ ज़मानी जहांगीर की माँ थी। भित्ति चित्र, मरियम उज़ ज़मानी बेसिकली हिंदू थी और ईरानी चित्रों के साथ हनुमान और राम की पूजा करते हुए चित्र भी मरियम के महल में बना है। यानी जो मरियम उज़ ज़मानी है, इनका जो महल है, इसमें आप दीवारों में देखेंगे तो हनुमान और राम की पूजा करते हुए चित्र बनाए गए हैं। तो आपको याद रखना कि भाई कौन कौन से महल फतेहपुर सीकरी में है। तो मैंने आपको बहुत सारे महल बताए, फिर से एक बार आपका रिवीजन करा देता हूँ। जैसे तुर्की सुल्ताना का महल, मरियम का महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, दीवाने आम, ये सब फतेहपुर सीकरी में है। इसके अलावा जामा मस्जिद भी है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का गौरव इसको कहते हैं। जामा मस्जिद को फतेहपुर सीकरी का गौरव कहते हैं। फर्ग्यूसन ने जामा मस्जिद को पत्थर में रूमानी कथा कहा है। फर्ग्यूसन ने क्या कहा, पत्थर में रूमानी कथा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी है, ये देखिए, ये शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, ये भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है, अकबर ने बनवाया था। और इसमें सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले संगमरमर का प्रयोग
किसके मकबरे में हुआ? तो शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में हुआ। पत्थर की बारीक जालियां लगी हुई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो आपको जाली नज़र आएगी। आप गूगल पे इसका फ़ोटो या यूट्यूब पे देख लीजिए। तो ये फ़तेहपुर सीकरी का शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। बहुत ही सुंदर है, पूरा का पूरा संगमरमर से बना है और सबसे पहले संगमरमर का प्रयोग भी यहीं किया गया। इसके अलावा इस्लाम खान का मकबरा भी यहीं पे बना है। पहली बार वर्गाकार मेहराब का प्रयोग कहाँ किया गया? इस्लाम खान के मकबरे में। इसको आप छोड़ दीजिए, ये कुछ मिसप्रिंट है। अब सबसे बड़ी चीज़, बुलंद दरवाज़ा, विजय का द्वार कहते हैं। 1602 में इसका निर्माण करवाया गया गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। बुलंद दरवाजे का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया गया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। लगभग 1602 में बनकर तैयार हुआ। 176 फुट या 54 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है और ये फ़तेहपुर सीकरी में बना है बुलंद दरवाज़ा। ईरानी अर्ध गुंबदीय एवं चाप स्कंद शैली, ये देखिए ये चाप स्कंद शैली है, ठीक है। तो ये जामा मस्जिद का दक्षिण द्वार है। इसी के अंदर प्रवेश करके आप जामा मस्जिद के अंदर जाते हैं। तो कुल मिलाकर फ़तेहपुर सीकरी जो नगर बसाया था अकबर ने, उसमें बहुत सारे उसके अंदर इमारतें बनाई गई हैं। फ़तेहपुर सीकरी उस महान व्यक्ति यानी अकबर की परछाई है जिसने इसको बनवाया था, यह फर्ग्यूसन ने कहा है। फ़तेहपुर सीकरी और अकबर के बारे में क्या कहा फर्ग्यूसन ने? कि फ़तेहपुर सीकरी उस महान व्यक्ति अकबर की परछाई है जिसने इसको बनवाया था, फर्ग्यूसन ने कहा। फिर अगला क्या कहा? विरासत अकबर का काल लाल पत्थर के भव्य उपयोग और हिंदू मुस्लिम शैलियों के पूर्ण एकीकरण के लिए याद किया जाता है। यहाँ शाहजहाँ के संगमरमर युग की पूर्व पीठिका थी। तो कुल मिलाकर शाहजहाँ आएगा तो संगमरमर का ज़्यादा प्रयोग करवाएगा, जबकि यहाँ पे अकबर जो है वो लाल पत्थर का ज़्यादा प्रयोग करवाता है। हालांकि संगमरमर का भी प्रथम प्रयोग शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में किया गया। कला की रानी विंसेंट स्मिथ कहता है कि अकबर के समय की जो स्थापत्य कला थी वो क्या थी? कला की रानी थी। तो निष्कर्ष क्या हुआ कि बाबर के बागों से शुरू हुआ सफ़र हुमायूं के मकबरे में आकार लेता है और अकबर के सीकरी में पूर्णता प्राप्त करता है। यह वास्तुकला केवल सत्ता का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि एक ऐसे भारत की तस्वीर थी जहां कमल और गुंबद साथ में अस्तित्व में थे। कमल और गुंबद, ये देखिए, कमल और गुंबद कहने का मतलब यह है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ। तो आगे हम लोग अभी और सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत सारे अभी इमारतें इसकी बची हुई हैं जो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।